हेलो स्टूडेंट, देखो तो बेटा जो क्लास +2 है उसमें हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक चल रहा था। ठीक है, उसमें हमने एक कंपटीशन किया था और कंपटीशन के हमने कुछ पॉइंट किए थे। और अब देखो उसके अंदर कुछ 2-3 प्रिंसिपल आएंगे जो कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे गाउस प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, कंपटीशन रिलीजिंग कॉनेल्स, ठीक है, और को एक्सटेंसिव रिसोर्सेज पार्टिसिपेटिंग मैकिंग आथर्स। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम पे। तो ये जो गाउस कंपटीशन क्या कहता है कि मान लो कोई एक स्पेस है, उस स्पेस के अंदर कोई लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सुपीरियर जो स्पीसीज है वो कम्प्लीटली विल बी अल्टीमेटली क्या करेगी, सुपीरियर स्पीसीज जो हैगी वो यहाँ पे अल्टीमेटली एलिमिनेटिंग द इन्फीरियर स्पीसीज। ठीक है, कोई सुपीरियर स्पीसीज है वो एक ही मान लो कॉमन रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, तो अगर दूसरी कोई स्पीसीज उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो उससे वो पहले वाली जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे गाउस लैंड के अंदर। अब इन्होंने क्या होता है कि अब अबार्डेंट ट्रोटवाइज था वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे एक गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया उसके अंदर। ठीक है, और गोट वहाँ पे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बाउजरिंग एफिशिएंसी थी उसके, इनकी वो बहुत तेज़ी से ग्रास को ही टपकर रही थी इस वजह से। और जो टोटवाइज थे वो विद इन 10 ईयर्स वो क्या कर गए, धीरे धीरे एक्सटेंट हो गए, वो पूरे के पूरे डाई कर गए। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है को एक्सटेंसिव रिसोर्सेज पार्टिसिपेंट। मान लो दो स्पीसीज हैं और सेम रिसोर्सेज है, तो उन्होंने क्या किया कि कंपटीशन एक दूसरे के साथ अवॉइड कर दिया और उन्होंने क्या किया कि अपना जो ग्रेजिंग का टाइम था यानी कि फीडिंग का जो टाइम था वो डिफरेंट उनका टाइमिंग पीरियड उन्होंने क्या कर लिया, अलग कर लिया। आई बात समझ। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्चेजिंग पैटर्न्स वुड बी अलाउड टू द को एक्सटेंसिव। ठीक है, और एक कंपटीशन रिलीजिंग कॉर्नल्स, इसमें भी यही चीज़ बताएगी कि मान लो कोई भी एक जोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पे कोई दूसरी स्पीसीज प्रेजेंस ऑफ द सुपीरियर स्पीसीज इट इज़ फाउंड टू एक्सटेंसिव डिफरेंट रेंज ऑफ डायमेट्री। अब यहाँ पे एक बारनेकल है। ठीक है, बारनेकल जो है वो यहाँ पे स्पीसीज है और यहाँ पे दूसरी एक स्पीसीज इन्फीरियर है कैंसविस। ठीक है, अब वो क्या करेगी यहाँ पे कंपटीशन यानी कि लिमिटेड, उसके पास बहुत छोटा एरिया था तो उसकी स्पीसीज़ यहाँ पे कम बढ़ पाएंगे। ठीक है, और जो दूसरी स्पीसीज़ है, ठीक है, वो उनकी क्या रहेगी यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा रहेगी। तो उन्होंने क्या किया कि एक स्पीसीज़ को वहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो दूसरी जो स्पीसीज़ है वहाँ पे अब वो उसकी पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। आई बात समझ। ठीक है, तो इसके ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, नाम लेके भी आते हैं, आपने इनको लर्न करना है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों स्पीसीज पास पास रहती हैं और एक दूसरे को क्या करती हैं, किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं करती। आई बात समझ। वो मतलब ये दो स्पीसीज की क्या दे रखा है कि इन ए कम्युनिकेशन वन स्पीसीज ऑफ ए पॉपुलेशन इज बेनिफिटेड विद अनदर नाइदर इज बेनिफिट नॉट ए हार्म्स। किसी तरह का उसको ना तो कोई नुकसान करेगी और ना ही उसको कोई फ़ायदा करेगी, उसके साथ रहेंगे। जैसे इन्होंने एक शार्क जो होती है उसके साथ छोटी छोटी शक्कर फिश रहती हैं, तो शार्क को जो खाना वाना खाती है तो उनके जो कुछ पार्ट निकल के नीचे गिरता है, तो ये जो शक्कर फिश होती हैं एक तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है, और वो उनका जो प्रीडेटर से अपने आप को एक्सपेंड मतलब बचा लेते हैं। ठीक है, सी एनिमल्स क्राउन फिश। ठीक है, सी एनिमल्स होते एक एनिमल है, ठीक है, सी में रहने वाला। तो इसके अंदर जो इसके टेंटिकल्स हैं उनके अंदर जो क्राउन फिश है तो वो अपने आप को यहाँ पे क्या कर लेती है, प्रीडेटर से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे छिप जाती है। ठीक है, तो वो छिप जाएगी तो इसी एनिमल्स को किसी तरह का ना कोई नुकसान है, बस उसको अपने प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, कैटल्स मूविंग ग्रेजिंग स्ट्रिपिंग टू द इग्रेट्स। जो कैटल होते हैं वो ग्रास के अंदर इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट निकलते हैं, तो इग्रेट्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, बर्ड्स होते हैं वो इन इंसेक्ट को खाएंगे। ठीक है, और जो कैटल के साथ ये जो बर्ड्स होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो कैटल को उसका किसी चीज़ का कोई बेनिफिट भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। बट जो कैटल मूव करेंगे उस वजह से ग्रास के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं तो वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, और इंसेक्ट जो बर्ड्स होते हैं वो इंसेक्ट को इटअप कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एपीफाइट्स प्लांट ओड्रीज के अंदर मैंगो के ऊपर एक दूसरा प्लांट छोटा ग्रो कर जाता है। ठीक है, लेकिन उसको मैंगो प्लांट को वो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करता। ठीक है, वो सिर्फ उससे क्या करेगा, वहाँ पे रहेगा और थोड़ी सी लाइट लेगा। ठीक है, और थोड़ा सा वहाँ से क्या करेगा, फूड फ्रॉम द प्लांट एंड गेट अटैच टू द, सिर्फ उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। वैसे वो किस एपीफाइट जो प्लांट होता है वो किसी तरह का मैंगो ट्री को किसी तरह का भी नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, बारनेकल्स एंड वेल्स, जैसे वेल्स होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे बारनेकल्स रहते हैं। ठीक है, ये भी
एक सी एनिमल्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म आप लोगों को पता ही है कि नेगेटिव इंटरेक्शन होती है। इसमें क्या करता है कि एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो जाता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या हो जाता है, इफेक्ट होता है। जैसे मलेरिया पैरासाइट का नाम आपने सुना है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से हमारा ब्लड सक करके ले जाते हैं, तो उनको तो यहाँ पे न्यूट्रिशन मिल गया और हमें क्या करेगा, वो एक तरह से नुकसान करेगा, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव इंटरेक्शन है, एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, दूसरे को उसमें क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के बता देते हैं, एंडोपैरासिटिज्म, एक्टोपैरासिटम और ब्रूड पैरासिटिज्म। देखो एंडोपैरासिटिज्म में क्या होता है कि एंडो का मतलब होता है अंदर, यानी कि जो पैरासाइट हमारी बॉडी के इनसाइड रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासिट, जिनके होस्ट बॉडी के अंदर रहे। तो इसके अंदर काफ़ी सारे एग्जांपल, जैसे लीवर फ्लूक का एग्जांपल है, ठीक है। उनके अंदर भी अब 2 तरह के होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी जैसे मेल और पिग और सीप, ठीक है। उसके बाद टेपवर्म होता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। एस्कैरिस होते हैं, ये भी क्या होते हैं, और प्लाज्मोडियम, ठीक है। मॉस्किटो, इनके अंदर भी जैसे मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट होता है और सेकेंडरी होस्ट होते हैं, ठीक है। एक्टोपैरासाइट यानी कि जो बॉडी के ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो लाइस होती हैं, वो बॉडी के बाहर रहते हैं। कैस्क्यूटा एक प्लांट होता है, आपको पता ही है कि वो प्लांट के ऊपर, दूसरे प्लांट के ऊपर पूरी तरह से उसको कवर कर लेता है और उससे क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो वो उसको कंप्लीट क्या करता है, उसी सारा का अपना फूड लेता है, ठीक है। उसके बाद कोपल्स मैराइन फिश होती हैं, कोपोड्स, ठीक है। टिक्स एंड माइट्स होते हैं और मैमल्स के, डॉग्स के ऊपर रहते हैं टिक्स एंड माइट्स, तो उनसे फीड रहते हैं। लीच होती हैं, वो एक्टोपैरासाइट हैं, ठीक है। एक्टोपैरासाइट क्या करते हैं, ये अपने अंदर कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि ताकि वो पैरासाइट के अंदर सर्वाइव कर सके। क्या करेंगे, एक तो उनकी बॉडी के अंदर शक्कर आ जाएंगे, ठीक है, क्लम्पिंग या एडहेसिव पैड्स आ जाएंगे, कटिंग एंड बाइंडिंग एंड सकिंग और माउथ पार्ट, ठीक है। रूट्स जो होंगी वो जैसे साउड पे ग्रो कर जाएंगी और वो पूरे कंप्लीट प्लांट के ऊपर, जैसे कैस्क्यूटा होता है तो कैस्क्यूटा प्लांट के अंदर रूट तो होती नहीं, वो पूरी की पूरी एक स्टेम ही होती है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर दूसरे प्लांट के ऊपर पूरे प्लांट को पूरी तरह से कवर कर लेती है और उसी से अपना फीड लेती रहती है, ठीक है। एक होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक स्पेशल एक तरह की पैरासिटिज्म की इंटरेक्शन है। इसमें यहाँ पे क्रो और कोयल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार नाम लेके भी आता है। ब्रूड पैरासिट, इसमें क्या होता है कि जो कोयल होती है वो कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती, क्योंकि उसके जो एग होते हैं वैसे उनके अंदर वो जो क्रो के जो एग होते हैं उनसे कुछ कुछ मैच खाते हैं, ठीक। लेकिन ये द पैरासाइट ब्रूडिंग लेइंग द एग इन द, वो क्या करेगी, यहाँ पे क्रो के घोंसले के अंदर अपने जो एग होते हैं उनको रख देगी, ठीक है। और वो जो क्रो होता है वो इन सारे के सारे जो एग्स होते हैं उनकी पूरी देखभाल करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। लेकिन इसके लिए उसको एक स्पेशल एडेप्टेशन करनी पड़ेगी कि उनके जो एग होंगे, लेकिन थोड़े से भी अगर उनको डिफरेंस लगेगा ना तो वो धीरे धीरे उनको क्या कर देते हैं, फिर गिरा देते हैं। मतलब जो कौवा है वो पहचान लेगा कि भाई उसके एग नहीं है, लेकिन उनके अंदर धीरे धीरे एवोल्यूशन आता गया और उनके जो एग हैं वो कौवे जैसे लगने लगे। लेकिन उनको थोड़ा मोटा भी अगर लगता है कि भाई ये उनके एग नहीं है तो वो उनके एग जो होते हैं, कोयल के जो एग होते हैं उनसे मैच नहीं खाएंगे तो वो उनको क्या करेगा, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एडेप्टेशन ऑफ पैरासिटिज्म। अब पैरासाइट जो होते हैं वो भी होस्ट के अंदर एडेप्टेशन करेंगे, तो एक स्पेशल एवोल्यूशन होता है इनके अंदर, स्पेशल एडेप्टेशन होते हैं। क्या क्या हो जाएंगे, एक तो लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, किसी तरह का उनका सेंस ऑर्गन नहीं होएगा, उनके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होएगा, शक्कर होएंगे, हुक्स होएंगे, एडप्सिव पैड्स होएंगे और बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होगी। मान लो कोई एंडोपैरासाइट है, जैसे टेपवर्म में किसी तरह का कोई सेंस ऑर्गन नहीं होगा, कोई डाइजेस्टिव, वो सारा का सारा, क्योंकि उन्होंने सारा फीड हमसे लेना है जिसकी भी बॉडी में रहेंगे वो, ठीक है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हो, किसी तरह का माउथ नहीं, कोई एनएस नहीं, और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि ये इस तरह की इंटरेक्शन होती है, इसमें दोनों स्पीसीज एक दूसरे के पास पास रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। और दोनों स्पीसीज म्यूचुअलिंग किसी तरह का म्यूचुअलिंग बेनिफिट होएगा और बोथ स्पीसीज के अंदर, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट, एक फैकुलेटेड। ऑब्लिगेट में क्या होता है कि कंप्लीटली एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करेगी, जिसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, और ये परमानेंट एसोसिएशन होती है, ठीक है। फैकुलेटेड के अंदर एक स्पीसीज कैन बी सर्वाइव विदाउट दूसरी स्पीसीज के बिना एक स्पीसीज जो होती है वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटो कोऑपरेशन, ठीक है। इसके एग्जांपल आप लोगों ने सिम्बायोटिक एसोसिएशन के एग्जांपल जैसे लीचन आपने पढ़ा है, एल्गी और फंजाई का क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो एल्गी क्या करती है, फूड फोटोसिंथेसिस करती है
और जो फंजाई होती है वो उसको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड द मॉइस्चर मिल्क एंड स्ट्रॉन्ग टू द एल्गी। ठीक है, माइक्रोराइजा का एग्जांपल आप लोगों ने बहुत पढ़ा पड़ा कि हायर प्लांट के साथ जो फंगस होती है वो हमेशा साथ रहती है, वो क्या करेगी, उसको एब्जॉर्बिंग द नाइट्रोजन मिरलर से, ठीक है, फंगस टू प्रोड्यूस ए वेरिएशन एंटी माइक्रोबाइल्स। और जो हायर प्लांट के अंदर वो एक तो उसको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो स्टार्च बनाएगा वो उसको प्रोवाइड करेगा फंगस को। लेग्यूमिनेजी का एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं, जो रूट ऑफ लेग्यूमिनेजी प्लांट होते हैं, जैसे पी प्लांट होती हैं, ठीक है, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है, वाटर और मिनरल्स टू द नाइट। ठीक है, उसके बाद सिलेंट्रेट एल्गी रिलेशनशिप। सिलेंट्रेट मतलब यहाँ पे कोलरा एक एल्गी होती है, गैस्ट्रोइड हाइड्रा के पास रहती है। ठीक है, हाइड्रा यहाँ को मतलब एक तरह की एल्गी है ये, क्लोरोसिस, जो फोटोसिंथेसिस करेगी, फूड प्रोवाइड एंड ऑक्सीजन, और ये इसको क्या करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा और CO2 ऑफ एल्गी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोटो ट्राइकोनिम्स जो टर्माइट्स होती हैं उनका भी एक रिलेशनशिप होता है, एक तरह का ये प्रोटोजोआ होता है। तो टर्माइट्स क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड करेगी फूड एंड शेल्टर। ठीक है, और ये इसको क्या करेगा, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, पैकेलेटेड म्यूचुअलिज्म में वही जो हेमेटिड क्रैब्स होते हैं वो सी एनिमल्स के साथ रहेंगे। ठीक है, वो उसको क्या करेगा, हेमेटिड क्रैब्स जो कैमीफ्लोइंग्स मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ साथ उसकी जो सी एनिमल्स के जो संख हेमेटिड क्रैब्स होता है सी एनिमल के साथ अटैच रहता है। ठीक है, और उसके बाद एनिमलिज्म में क्या होता है कि एक स्पीसीज किसी दूसरी स्पीसीज को कोई हार्म ना, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट होता, ठीक है, और ना ही उसका कोई बेनिफिट होता। ठीक है, अभी इसके अंदर कहता है कि इसका छोटा सा ही है एग्जाम्पल, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, कि जो फंजाई होती हैं वो कुछ ऐसा केमिकल रिलीज कर देती हैं कि उसके साथ किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरियल या कोई और भी चीज़ वहाँ पे ग्रो ना हो उसके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन आप लोगों को पता है, इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आएंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमारे 2 ग्राफ आएंगे। अब देखो, पॉपुलेशन सबको पता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम यानी कि सेम और लिव इन ए पार्टिकुलर एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब पॉपुलेशन जो होगी वो कहता है कि कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, और पोटेंशियल इंटरब्रीड करेंगे। तो इसके पॉपुलेशन के 4 एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या, एक बर्थ रेट, एक डेथ रेट, और एक सेक्स रेशो, और एज पिरामिड्स, और पॉपुलेशन डेंसिटी। अब सबको पता है कि बर्थ रेट का मीनिंग क्या होता है। बर्थ रेट का मतलब समझते हैं कि 100, मान लो हमारे पास 100 पीपल हैं, ठीक है, 2020 के अंदर, 21 के अंदर हमारे पास 20 नए पर्सन आ गए। ठीक है, तो इनको हम निकालेंगे तो 20/100 करके, तो 0.1। यहाँ पे क्या कहता है कि पर कैपिटा ऑफ द पर्सन, तो ये हमारा बर्थ रेट आ जाएगा। बर्थ रेट को दूसरे एक डेफिनेशन से भी होते हैं नेटिलिटी। नेटिलिटी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज नोन एज बर्थ रेट। और नेटिलिटी का मतलब होता है कि इंक्रीज ऑफ ए इंडिविजुअल पर यूनिट ऑफ टाइम्स। मान लो एक पौंड है, उसके अंदर हमारे 8 लोटस हैं, 20 पहले से थे। ठीक है, तो इनको हम आपस में करें तो इतना पॉइंट हमारा आ जाएगा। अब डेथ रेट है, अब डेथ रेट में क्या होता है, मान लो 100 हमारी पॉपुलेशन थी 2020 के अंदर, 10 उसमें से डाई करके तो हमारे पास कितने रह गए। अब इसको निकाल लेंगे हम इस तरह से। ठीक है, तो 0.1 इसके अंदर आ जाएगा ये। इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंट द डिक्रीज। इसमें डिक्रीज होएगी और इसमें हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होएगी। तो इसको मोटिलिटी रेट से भी एक्सप्रेशन करते हैं। मोटिलिटी रेट का मतलब कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ओवर ए टाइम पीरियड। तो ये हमारी आ जाएगी डेथ रेशो। ठीक है, जैसे 40 मेल हैं और 60 यहाँ पे क्या है, फीमेल हैं। ये उसके बाद इसके अंदर आता है एज पिरामिड्स। एज पिरामिड्स में क्या होता है कि कुछ ऐसे अलग अलग ग्रुप होते हैं। सबको पता है कि प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो जो प्री रिप्रोडक्टिव होता है वो हमारा एक एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड का मतलब समझते हो कि थोड़ा सा ज़्यादा लंबे, मतलब एक तरह से ज़्यादा, इसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले जो पर्सन आएंगे वो बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, कहता है पॉपुलेशन विद ए मोर यंग मेंबर्स इज प्री रिप्रोडक्टिव इज नोन एंड एक्सपेंडेड। दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, थोड़ा स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब ये थोड़ी बेल शेप का होता है। इसमें जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, यंग और ओल्डर वो होंगे एज पीपल, वो हमारे थोड़े से क्या होंगे, बराबर होंगे। और डिलाइनिंग इसको बोलेंगे अर्निस शेप। डिलाइनिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल और कम कम अपने को मिलेगी यहाँ पे प्री और ओल्ड की। आई बात समझ, जो डिलाइनिंग के अंदर आएगा अपने को कि जो
ओल्ड यानी कि पॉपुलेशन विद ए ओल्ड इंडिविजुअल लेस देन द प्रीडिक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये भी डायग्राम आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको पता है कि इसको एक्सप्रेस करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिव इन ए पार्टिकुलर एरिया और इन स्पेसिफिक टाइम्स। तो डी इज इक्वल टू एन अपॉन एस, एन का नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एस का मतलब यहाँ पे स्पेस या पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, अब इसने एक एग्जांपल दिया कि 200 पार्थेनियम पे प्लांट सिंगल बेनियन ट्री, कहता है कि विद ए लार्ज साइनोपोपी द पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी, कहता है किसकी, मतलब एक इन्होंने एक एरिया की बात बताई, उसमें बताया कि 200 तो पार्थेनियम प्लांट है और एक बेनियन प्लांट है, तो उसमें से कहता है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होएगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे बेनियन की ज़्यादा होएगी, चाहे वैसे क्योंकि उसका बायोमास ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको मेज़र करते हैं पॉपुलेशन के साइज़ को इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें 4 मेन फैक्टर होते हैं। नेटिलिटी, अब नेटिलिटी में बर्थ रेट होता है, सबको पता है कि इसमें पॉपुलेशन हमारी बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद डेथ होती है तो वहाँ पॉपुलेशन हमारी घटती रहे, उसको मोटिलिटी बोलेंगे। फिर होता है कि एक होता है ई माइग्रेशन, होता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में क्या होता है कि किसी की मतलब कोई भी जो अपने देश को क्या करे, छोड़ के चला जाए, और इमिग्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या करे, वो आके यहाँ पे रहने लगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 तरह के हमें ग्राफ देखने को मिलते हैं। एक तो लॉन्गेस्टिक ग्राफ होता है और एक होता है एक्सपेंसिव ग्राफ्स। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सपेंसिव ग्राफ का मीनिंग यहाँ पे क्या चीज़ है, इसको ज्योमेट्रिकल ग्रोथ भी बोलते हैं। कहते हैं कि मान लो कोई भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, किसी तरह कोई प्रेडेशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो वहाँ पे हमारी क्या होगी, स्पीसीज़ यहाँ पे बीओडी मतलब स्पीसीज़ क्या करेगी, यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डी एन का मतलब चेंज ऑफ स्पीसीज़ और चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज। तो डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी। अब बी मतलब समझते हो बर्थ रेट और डी मतलब नेटिलिटी रेट। ठीक है, एन जीरो इज ओरिजिनल साइज ऑफ पॉपुलेशन 0 100। ठीक है, और नेट पॉपुलेशन साइज इतना। ठीक है, तो ये धीरे धीरे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम ये सब क्या होते हैं, चेंज हो रहते हैं। जैसे बर्थ रेट इज नोन बी इज इक्वल टू 70, मोटिलिटी मतलब 20 माइनस क्या आ जाएगा 50। ठीक है, अब इसके अंदर बी प्लस आई और माइनस डी अपॉन ई, तो ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये हमने इसमें से थोड़ा सा ये वाली जो है यानी कि पॉपुलेशन साइज आफ्टर द इंटरवल एन प्लस टी। ठीक है, तो इनिशियल साइज माइनस में पॉपुलेशन ग्रोथ और द ऑर्गेनिज्म एडिड और ऑर्गेनिज्म लॉस। तो ये जो इक्वेशन आएगी एन ई प्लस 1, ठीक है, एन आई और बी प्लस टी और सॉरी टी आई और माइनस डी और ई बर्थ रेट। ठीक है, ई माइग्रेशन और डेथ रेट और ई माइग्रेशन डेथ रेट। ठीक है, तो इसको हमने अब यहाँ पे पुट करना है। अब इसमें क्या होता है डी एन अपॉन डी टी और आर एन का क्या होती है ये हमारी डी एन अपॉन डी टी इजकल टू यहाँ पे क्या होता है कि आर इजकल टू इंस्ट्रक्टिव रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजिंग। ठीक है, ये पॉपुलेशन का जो टाइम साइज होता है वो अकॉर्डिंग टू द टाइम इसमें क्या होता है चेंज हो रहता है। अब इसमें क्या होता है कि पहला जो आएगा अपना जे शेप का ग्राफ आएगा। कहता है कि कई फैक्टर ऐसे होते हैं जो इस किसी भी पॉपुलेशन के लिए क्या करते हैं इफेक्ट डालते हैं। मान लो कोई भी स्पेस ऐसा है जहाँ पे फूड की किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी उसको इन्फेक्शन नहीं है, कोई प्रीडेटर से खतरा नहीं है, तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होएगा वो यहाँ पे क्या होएगा ऐसे एरिया के अंदर एकदम ज़्यादा लंबाई से बढ़ेगा। ठीक है, ग्रो इज स्लोली इन ए फ्यू नंबर ऑफ रैपिडली ग्रो ऑफ द रेट। ठीक है, तो इन्होंने एग्जांपल दे दिया कि कुछ इंसेक्ट होते हैं शोइंग द एक्सप्लोजिंग ग्रोइंग नंबर द रेनली सीजन के अंदर उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ेगी। ठीक है, और फिर बाद में धीरे धीरे वो क्या करेंगे डिसअपियर हो जाएंगे। आई बात समझ। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ शो कर रखी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अब इनके अंदर इंस्ट्रक्टिव नेचुरल इंक्रीजिंग टू द एसेंशियल चूज ऑफ एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स। मतलब कहता है कि कोई भी पॉपुलेशन का जो साइज होता है ना उसके ऊपर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, बायोटिक में लिविंग आ जाएंगे, नॉन बायोटिक में
जैसे सन आ गए, सॉरी विंड आ गई, या उनके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइट आ गई जैसे। टू गिव यू हैव आइडियाज़ अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर इज़ द नॉर्वे ऑफ द आर, रेट ऑफ द आर इंस्टिंक्टिव इतने, एंड द फ्लोर बीटल्स इन 0.8 के अंदर। तो ह्यूमन पॉपुलेशन भी 0.25 इन फाउंड इन दिस एरिया। ये सब एनसीईआरटी में लाइनें हमारी आई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो जे शेप का आएगा हमारा dn/dt इजकल टू RN, ठीक है। तो सिग्मोइड के अंदर इसको हम यहाँ से डिनोट के माइनस n/k, के मतलब यहाँ पे क्या आते हैं, कैरिंग कैपेसिटी होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब आप पॉपुलेशन को बढ़ाना है तो उसको अपना R इंक्रीज़ करना पड़ेगा। R मतलब होता है कि रेट ऑफ रिप्रोडक्टिविटी, ठीक है, ताकि वो अपने पॉपुलेशन को क्या कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी आप लोगों को ये लर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लोंगेस्टिक और एस शेप की, लोंगेस्टिक और एस शेप। इसमें क्या होता है, सिग्मॉइड शेप क्या आती है। इसमें क्या होता है कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती है कि किसी नए हैबिटेट में अगर इंट्रोड्यूस हो जाए। नए हैबिटेट का मतलब होता है कि पहले वाला जो मान लो जहाँ रह रही हैं उसके अंदर कोई और दूसरी स्पीसीज आ जाए नए इन्वायरमेंट में, तो वो क्या करेगी, पहले तो धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो करेगी, जिसको बोलेंगे लैग फेज, ठीक है। और फिर बाद में वो क्या करेगी, उसमें धीरे धीरे अडेप्टेशन कर लेगी। तो दिस लैट इज़ रैपिडली ग्रोइंग और द ग्रोइंग फॉर दिस टाइम इज चेक टू इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। अब नई पॉपुलेशन का जो ग्रो बढ़ा है, ठीक है, डिलाइनिंग यूनिट ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज। अब ये जो ओवरऑल ग्रोथ हुई है कम्प्लीटली, तो मैक्सिमम जो साइज पॉपुलेशन का बढ़ा है इन्वायरमेंट के कैरिंग द सुटेबल, उसको बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच कैन बी इन्वायरमेंट सपोर्टिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को। तो यहाँ पे के कॉन्स्टेंट होता है और ये एक तरह से स्टेबल होती है अराउंड द कैरिंग कैपेसिटी। तो एस शेप का रिप्रेजेंट बाय द, अब ये इक्वेशन हमने इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के माइनस एन अपॉन के, तो 1 - k/n, तो dn/dt इज R, ठीक है। ये पहले वाले में से करके इसको पुट करेंगे kn - k और RN 1 - n/k, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये दोनों के ये ग्राफ आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। ये वाला भी ग्राफ आपने, ये हमारा एस शेप का हो जाएगा और ये हमारा क्या आएगा, जे शेप का आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।